अर्चना सिंह, आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत है। हम संधि के बारे में पढ़ रहे थे, स्वर संधि और व्यंजन संधि के बारे में समझ चुके हैं। आज हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। विसर्ग, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो शब्द के आगे दो बिंदियां लगाई जाती हैं। जैसे यहाँ देखिए मन, तो यह जो दो बिंदियां हैं इन्हें हम क्या कहेंगे? विसर्ग कहेंगे। अब आते हैं कि विसर्ग संधि की परिभाषा क्या है या कहाँ पर विसर्ग संधि होती है। विसर्ग संधि क्या है? विसर्ग के बाद यदि स्वर आए या व्यंजन आए तो उन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, वह क्या कहलाता है? विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो उन दोनों के मेल से। अब जैसे इस उदाहरण में देखिए, यहाँ क्या है? मन धन अनुकूल। अब यहाँ पर क्या है? विसर्ग है। विसर्ग के बाद क्या आया है? स्वर अ। तो इस विसर्ग को और इसे जोड़ करके जो विकार होगा वह क्या कहलाएगा? विसर्ग संधि। और यहाँ जो शब्द बनेगा मन और अनुकूल को जोड़ करके वो क्या बनेगा? मनो अनुकूल। विसर्ग का जो है ओ हो गया है। अब आइए विसर्ग संधि के कुछ नियमों के बारे में जान लें। पहला नियम है कि विसर्ग का ओ होता है किस नियम के आधार पर, उस नियम के बारे में जानते हैं। विसर्ग से पहले यदि अ और बाद में अ या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। कब? जब विसर्ग के पहले क्या हो? अ हो और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या य, र, ल, व, हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा। अब आइए इसको इस उदाहरण से समझते हैं। अब यहाँ जैसे पहले में आप उदाहरण में देख रहे हैं, आधा धन गति, यहाँ पर ध के बाद विसर्ग है और विसर्ग के पहले ध में क्या है? अ। और क्या है? उसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। अब ये ग क्या है? क वर्ग का, क, ख, ग वर्ग का तीसरा वर्ण है, इसलिए इस विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। और जो शब्द बनेगा वह क्या बनेगा? अधोगति। दूसरे उदाहरण देखिए, यहाँ पे क्या है? तप। तप में यहाँ आप देख रहे हैं विसर्ग के पहले प में क्या है? अ। और यहाँ क्या है? वन, य, र, ल, व, यानी व आया है। तो विसर्ग के पहले अ हो और बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग के स्थान पे ओ हो जाता है और यह शब्द बनेगा तपोवन। इस उदाहरण में देखिए, रजह धन गुण। अब यहाँ भी आप देखते हैं विसर्ग के पहले क्या है? अ है, उसके बाद यह क्या है? क वर्ग का तीसरा वर्ण है, क, ख, ग, इसलिए यहाँ भी विसर्ग के स्थान पे ओ हो जाएगा और जो शब्द बनेगा वह क्या बनेगा? रजोगुण। अब आइए दूसरा नियम देख लेते हैं, विसर्ग के स्थान पे र। अब वह र कैसे होगा? विसर्ग से पहले अ या आ से भिन्न। पहले में आपने नियम में क्या देखा? अ होना चाहिए, लेकिन इस दूसरे नियम में क्या है? अ या आ से भिन्न, यानी विसर्ग के पहले अ या आ ना हो, उससे अलग कुछ हो। और क्या हो? और बाद में कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व हो तो विसर्ग के स्थान पे र हो जाता है। अब इस र में आप देखेंगे कि हलंत लगा हुआ है। हलंत का मतलब आधा र। इस र में स्वर नहीं मिला हुआ है तो क्या है? विसर्ग से पहले अ या आ से भिन्न कोई स्वर हो और उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व हो तो विसर्ग के स्थान पे र हो जाता है। अब इसको हम उदाहरण से समझेंगे ताकि यह अच्छी तरह से हमारी समझ में आ जाए। अब पहला उदाहरण देखिए, यहाँ क्या है? दुह धन आशा। अब देखिए विसर्ग के पहले क्या है? अ या आ से भिन्न स्वर हो। अब इस दुह में क्या है? ऊ है, तो यह उस नियम के अनुसार पहला तो सही हो गया कि विसर्ग के पहले अ या आ से भिन्न स्वर हो।
उसके बाद क्या है, कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो। यहाँ पे क्या आया, आ। विसर्ग के पहले अ या आ से भिन्न स्वर हो और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य र ल ब हो। तो यहाँ पे आ आया है, इसलिए इस विसर्ग के स्थान पे र हो जाएगा। अब देखिए ये दू, इस विसर्ग का र हो गया और यहाँ पे आ की मात्रा लगी तो क्या हो गया, दुराशा। ठीक है, अब दूसरे उदाहरण को देखते हैं। निधन अर्थक। यहाँ भी क्या है, विसर्ग के पहले अ या आ से भिन्न स्वर है और उसके बाद कोई भी स्वर आए, अ आया हुआ है, इसलिए इस विसर्ग के स्थान पे र हो जाएगा। तो नी और यह र आधा है, उसमें अ मिल गया तो पूरा र बन गया। तो क्या शब्द बना, निरर्थक। एक और उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ क्या है, दूह धन बल। अब यहाँ विसर्ग के पहले अ या आ से भिन्न स्वर है, ऊ है, और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, प फ ब, ये क्या हो गया, तीसरा। इसलिए इस विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, र हो जाएगा और हमारा शब्द क्या बनेगा, यह दू, इस विसर्ग की जगह पे र और वह र कौन सा, हलंत लगा हुआ है, इसमें आधा और ब और ल, तो क्या शब्द बना, दुर्बल। तो आज हम विसर्ग संधि के दो नियमों के बारे में पढ़े। एक तो विसर्ग का कैसे ओ बनता है और दूसरा विसर्ग के स्थान पे कैसे र हो जाता है। इसके आगे हम और नियमों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अर्चना सिंह, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हम विसर्ग संधि के अब आगे के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि विसर्ग के स्थान पे श, विसर्ग के स्थान पे स और विसर्ग के स्थान पे षटकोण वाला स, ये कैसे होता है। पहले के लिए नियम क्या है, विसर्ग के पहले, विसर्ग जैसा कि आप जानते हैं दो बिंदियां, विसर्ग के पहले क्या, कोई स्वर हो और उसके बाद च, छ या श, इनमें से कुछ आए तो विसर्ग के स्थान पे स हो जाता है। क्या हो, विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद च, छ और श, इनमें से कुछ आए तो इस विसर्ग के स्थान पे श हो जाएगा। श के नीचे हलंत लगा हुआ है, यानी कि आधा स। अब आगे उदाहरण देखते हैं। निह धन छल। अब इसमें क्या है, विसर्ग के पहले स्वर लगा हुआ है, नी में ई स्वर है और क्या है, विसर्ग के बाद च, छ, यहाँ पे क्या है, छ, तो इस विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, य, श, जिसे हम तालव्य श कहते हैं। तो यह श हो जाएगा और जो विकार होगा, जो परिवर्तन होगा, उसके बाद शब्द क्या बनेगा, निश्चल। दूसरा उदाहरण देखिए, दुह धन शासन। दुह यहाँ पे विसर्ग के पहले स्वर है और विसर्ग के बाद में क्या है, श, तालव्य श है। इस विसर्ग के स्थान पे श हो जाएगा और वह शब्द क्या बनेगा, दुशासन। यहाँ उदाहरण देखते हैं। हरिह धन चंद्र। यहाँ क्या है, विसर्ग है, विसर्ग के पहले स्वर है ई और उसके बाद च, छ में से कोई आए, च आया हुआ है, तो इस विसर्ग के स्थान पे श हो जाएगा और शब्द क्या बनेगा, हरिश्चंद्र। एक और उदाहरण देख लेते हैं। निह धन चल। इसके पहले वाले में आपने क्या लिखा था, निह धन छल, जिसके अंदर छल न हो। यहाँ क्या है, निह धन चल, विसर्ग के पहले स्वर है और विसर्ग के बाद च, छ में से कोई आया हो, तो यहाँ क्या आया है, च आया है, इसलिए इस विसर्ग के स्थान पे श हो जाएगा और शब्द बनेगा निश्चल। तो ये आपने देखा विसर्ग के स्थान पे श कैसे बनता है। अब दूसरा देख लें, विसर्ग के बाद विसर्ग के स्थान पे स, जिसे हम दंत स कहते हैं या छोटा सा कहते हैं, वह कैसे होता है। अब उसके लिए क्या नियम है कि विसर्ग के बाद त हो या स हो, तो विसर्ग के स्थान पे यह स हो जाता है दंत स। इसमें भी आप देख रहे हैं नीचे हलंत लगा हुआ है, यानी कि स में स्वर नहीं है। अब उदाहरण देखते हैं। विसर्ग के बाद क्या होगा, त और स में से कोई होगा,
तो इस विसर्ग के स्थान पे स बन जाएगा। नमः धन्ते, इसमें क्या है नमः, उसके बाद क्या आया हुआ है त, इसलिए इस विसर्ग के स्थान पे यह दंत स हो जाएगा। और दंत स भी कौन सा होगा, जिसमें स्वर नहीं लगा होगा। तो इसकी जगह पे जब स आ जाएगा तो यह शब्द बनेगा नमस्ते। दूसरा उदाहरण देखिए, दो धन्त, यहाँ भी क्या है विसर्ग है, विसर्ग के बाद त आया हुआ है, इसलिए इस विसर्ग के स्थान पे दंत स हो जाएगा और शब्द बनेगा दुस्तर। एक और उदाहरण देख लेते हैं, दुहधन साहस। परिभाषा क्या है, नियम क्या है, त हो या स हो, कब, विसर्ग के बाद। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, दुह विसर्ग है, उसके बाद स आया हुआ है, इसलिए इस विसर्ग की जगह पे स हो जाएगा, दंत स हो जाएगा। और वह भी दंत स कौन सा, जिसमें स्वर न लगा हुआ, और शब्द क्या बनेगा दुस्साहस। तो यह हो गया विसर्ग से स बनना। अब आते हैं तीसरा, देखिए तीनों स के बारे में है, तालव्य स, दंत स और षट्कोण स। अब क्या है, विसर्ग का षट्कोण स कैसे होता है। यदि विसर्ग से पहले ई या उ हो, पहले में आपने क्या देखा कि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, बाद में च, छ या श हो तो श हो जाता है। दूसरे में आपने क्या देखा, विसर्ग के बाद स या त हो तो विसर्ग का स हो जाता है। तीसरे में क्या है, ई या उ हो, कब, विसर्ग से पहले, और बाद में क्या हो, क, ख, ट, ठ, प, फ तो विसर्ग के स्थान पे स हो जाएगा। अब उदाहरण के द्वारा इसे अच्छी तरह से समझेंगे। विसर्ग के पहले ई या उ हो, अब उदाहरण क्या है, ने, इसमें क्या है ई, विसर्ग के पहले न में ई लगा हुआ है, और विसर्ग के बाद क्या हो, क, ख, ट, ठ, प, फ, यहाँ पे क्या है क, इसलिए इस विसर्ग के स्थान पे यह षट्कोण वाला स, वह भी हलंत के साथ, यानी इसमें स्वर नहीं लगा होगा, और वह जो शब्द बनेगा वह निष्कलंक बनेगा। दूसरा उदाहरण देखिए, दुहधन प्रकृत, यहाँ भी क्या है, विसर्ग के पहले ई या उ हो, इसमें उ लगा हुआ है, और उसके बाद क, ख, प, फ हो, यहाँ प है, इसलिए इस विसर्ग के स्थान पे यह षट्कोण स होगा और क्या बनेगा, दुष्प्रकृत। एक उदाहरण और देखते हैं, दुहधन कर, यहाँ पे विसर्ग के पहले उ है, क, ख, ट, ठ, प, फ हो, और तो यहाँ पर क्या है क है, विसर्ग के पहले उ है और विसर्ग के बाद क लगा हुआ है, इसलिए इस विसर्ग के स्थान पे षट्कोण वाला स होगा और शब्द बनेगा दुष्कर्म। एक और उदाहरण देखते हैं, धनुः धन टंका, यहाँ भी क्या है, विसर्ग के पहले उ है, नियम में आपने क्या देखा, विसर्ग के पहले ई या उ हो और विसर्ग के बाद क, ख, ट, ठ, प, फ हो तो विसर्ग के स्थान पे षट्कोण वाला स हो जाता है। तो यहाँ पे उ है विसर्ग के पहले और विसर्ग के बाद क लगा हुआ है, इसलिए इस विसर्ग के स्थान पे षट्कोण वाला स होगा और शब्द बनेगा धनुष टंकार। अब आपने इस तरह से आज तीनों स के बारे में पढ़ा कि किस तरह से विसर्ग का श, स और स बनता है। तो यह आपकी विसर्ग संधि हो गई, इसको आप अच्छी तरह से समझ लें। थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, एक में क्या है, स्वर होना चाहिए, विसर्ग के पहले और च, छ या श आए तो स हो जाएगा। दूसरे में क्या है, विसर्ग के बाद त या स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। तीसरे में क्या है, विसर्ग के पहले ई या उ हो और विसर्ग के बाद क, ख, प, फ, ट, ठ हो तो विसर्ग के स्थान पे स हो जाता है। मुझे उम्मीद है यह आपको विसर्ग संधि अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।